नमस्कार बच्चों। आज सीसेट हिंदी की क्लास आरंभ हो रही है और पहली क्लास में हम लोग वर्णमाला कंप्लीट करेंगे और इस वर्णमाला के साथ ही क्योंकि संधि एक्चुअली में प्रमुख रहेगा, लेकिन उसमें आपको वर्णमाला आनी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए हम लोग वर्णमाला से ही क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक, आपको वर्णमाला के पहले वर्ण क्या है? वर्ण अक्षर। वर्ण को हम और क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? यही होती है जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण या अक्षर होते हैं। कुछ परिभाषाएं लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है अपना अधिकतर समझते हुए रहेंगे और ऐसा नहीं कि सब परिभाषाएं लिखें। ठीक है, तो वर्ण जो है सबसे छोटी क्या होती है? इकाई होती है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। अच्छा, हम लिखकर, बोलकर या सुनकर भी बहुत सारी अपनी बातों को क्या करते हैं, सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब देवनागरी, हम लोग जिस भाषा को लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। जिस लिपि को लिखते हैं वो कौन सी है? देवनागरी। उस लिपि में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है वर्ण यानी कि वो देवनागरी क्या है? जो हम छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ज्ञातक लिखते हैं वो देवनागरी है। जो ABCD लिखते हैं वो देवनागरी है। अब मलयालम, तेलुगु या कन्नड़ किसी भी अगर हम भाषा में जाएंगे तो उस भाषा की अपनी एक क्या होगी? एक लिपि होगी। लेकिन वो अधिकतर यहाँ पर जो प्रयोग की जाती है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। सिर्फ वर्णों का फेरबदल हो सकता है कहीं पर किसी तरीके से, जैसे हम काया से बनाते हैं, जानते हैं। ठीक है, और अगर तेलुगु में देखें तो काया से बनाते हैं, सब कहीं अलग हो जाएगा। तो अब हम क्योंकि वर्ण को शुरू कर रहे हैं तो वर्ण समझ गए हैं। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण का अक्षर। अब वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण तो आपको पता चल गया। वर्ण से किसका निर्माण होता है? शब्द का, और शब्द से वाक्य का। शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, इसीलिए प्रमुखता। अब इस वर्ण में जब हम देखते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, अब हम उसको क्या करेंगे, आगे से प्रारंभ करेंगे, स्वर और व्यंजन। तब लिखेंगे वर्ण के भेद, जो वर्णमाला के भेद हैं उनको लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब देखें इसमें, अब लिखें। ठीक है, हिंदी में यानी कि वर्ण के प्रकार। तो हिंदी में वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। अब यहां से बेटा जितना भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में जो ध्वनि है, ध्वनि यानी वर्ण है, इसी को और किस नाम से भी जानते हैं? ध्वनि। यानी कि जो हम बोल रहे हैं आपको, वही क्या है? ध्वनि है, वही वर्ण है। हमने एक साथ कर दिए तो अच्छे से शब्द निकलने लगे और उन्हीं शब्दों को मिला दिए तो वाक्य बन गया और वाक्य के साथ आपको समझ में आने लगा। तो हिंदी में वर्ण के प्रकार कितने होते हैं बेटा? हिंदी में वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। हिंदी में इसके आगे का मतलब, अभी तो ये ठीक है, इसमें उतना ही बताएंगे जितना आपके आगे। जैसे संधि जब पढ़ेंगे तो वहां पर बार बार आता है, या समास पढ़ेंगे या संधि प्रमुख ले लें कि छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, या फिर का वर्ग का, चा वर्ग में, टा वर्ग का, ता वर्ग में, व्यंजनों में परिवर्तन, है ना। अब जब तक हमारी व्यंजन या स्वर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बड़ा छोटा कॉन्सेप्ट कराएंगे और उसी में क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब उसे करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कठिनाई से नहीं। अब जैसे आज नहीं जो आए, ठीक है, उनके लिए क्या प्रॉब्लम है? जब हम संधि कल से आएंगे या फिर आधी क्लास से आएंगे और संधि वहां से शुरू करेंगे, उतनी कठिन हो जाएगी। और आपके लिए एक बार पढ़ेंगे, वैसे भी पहले भी पढ़े हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं है।
हाँ स्वर बेटा, अब स्वर की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11। और पूर्ण जितने व्यंजन होते हैं, पूरे व्यंजनों की संख्या अगर हम कहते हैं तो 39 है, 39 है। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, तो इसमें भी अभी हम देखेंगे कि जो कुल व्यंजनों की संख्या ये दिखेगा ना, इससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 39, 39 होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 33। और यही जो 33 है, ठीक है, यही जो 33 है संख्या, इसी 33 संख्या में क्या करते हैं हम, पूरा आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं। तो स्वर, अब स्वर में देखते हैं कौन कौन है स्वर। स्वर को देखिए अलग अलग प्रकार से, अगर एक देख लेंगे हम, वैसे तो मूलतः 2 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 2। लेकिन एक का और जिक्र कर दें, कभी किसी परीक्षाओं में तो नहीं लेकिन जानकारी रहेगी। तो एक कौन होता है? हर्ष स्वर। और एक क्या होता है? हर्ष और दीर्घ। और तीसरा है विलुप्त स्वर। हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं? छोटा ई, छोटा ऊ और 4 होती है इनकी संख्या। कितनी होती है? 4। हर्ष स्वर क्या है या स्वर क्या है? तो इनकी परिभाषा नहीं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या होते हैं? स्वर। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो इन्हें बोलने के लिए क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन के लिए क्या? ये स्वर की मदद से बोले जाते हैं, है ना। तो स्वर के सहयोग से जो बोले जाए वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। हर्ष स्वर जिसे बोलने में बहुत कम समय लगता है, आ ई, जिसे बोलने में बिल्कुल कम समय लगे, वो क्या है? हर्ष स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या है? जिन्हें बोलने में हर्ष से थोड़ा अधिक समय लगे, तो बिल्कुल कम बोलने में। तो इसमें क्या है? जिसे बोलने में, जिसे, क्योंकि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो इसीलिए थोड़ा सा लिखवा भी दें अच्छे से, ठीक है। जिसे बोलने में, शायद आगे की ओर पूरी क्लास में करनी पड़ी तो कम से कम रहेगा, तो यही अगर रहा तो कोई बात नहीं, ठीक। तो जिसे बोलने में कम समय लगे वो क्या है? हर्ष स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर क्या है? जिसे बोलने में हर्ष स्वर से थोड़ा अधिक समय लगे, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। कौन कौन होती है? अब इसमें जो नहीं है वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंगः, अयोग्य बाह्य, उन्हें हम इससे अतर लिखाएंगे, अलग लिखाएंगे, ठीक है। विलुप्त स्वर कौन होता है? जिसे बोलने में बहुत अधिक समय लगे, या जिसे डींग देकर बोला जाए, जैसे ओम, या गांव में कोई बहुत दूर व्यक्ति खड़ा हुआ है या किसी को बुलाना है तो हम लोग जैसे बुलाते हैं, ठीक है। अब जैसे आकांक्षा, तो हम कहें आकांक्षा, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा फैला दिया जाए, खींच दिया जाए, तो वो क्या है? विलुप्त स्वर। तो इनका उच्चारण में, या जब हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उनमें अक्सर इसको क्या कर दिया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है, खींच दिया जाता है। तो इसमें जैसे है ना, जी है, किसी को कर दिया जाए। अब इसमें आप जल्दी से इसको कंप्लीट करें, आगे ऊपर का। अब यहाँ पर इसमें और अयोग्य बाह्य, क्योंकि अयोग्य बाह्य भी आपको इसी के साथ में हर्ष और दीर्घ विलुप्त के साथ स्वर में ही हम क्या पढ़ते हैं? पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसको फिर इसमें गिनती क्यों नहीं मानते हैं बेटा? जैसे हमने कहा कि
अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन है? एक है अन और एक क्या है? आह। फिर इन्हें इसके साथ में स्वर क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये कहीं कहीं पर प्रयोग होते हैं, ठीक है, ये कहीं स्वर में भी प्रयोग हो जाते हैं और व्यंजन में भी प्रयोग हो जाते हैं, दोनों में प्रयोग हो जाते हैं। इसी ऋषि मुनियों और जो हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान रहे हैं उन्होंने इसको क्या किया, इसको अयोगवाह की श्रेणी में रखा। अब अयोगवाह में भी कैसे? अब अयोगवाह में दो प्रकार के देखेंगे। एक कौन होता है? एक इसमें जब देखेंगे हम, ये तो हमारा विसर्ग है, ठीक है। एक क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार कौन होता है? ए, मतलब कि जो यहाँ पर आपकी ऊपर बिंदी लगी होगी, ठीक है, वो क्या है? अनुस्वार। जिसे बोलने में हम सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे? जो हवा कहाँ से निकलेगी बोलने में? नाक से। कहाँ से निकलेगी? इसे बोलते समय, ठीक है, ठीक है। इन्हें अनुस्वार। इनके उच्चारण में वायु नाक से क्या होती है? निकलती है। जैसे अंग, ठीक है, और क्या है? मंद, जंग, ठीक है, संग। इसके जो है इसमें इसको जो है हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा। क्या कहते हैं बेटा? जो ये रहता है, जैसे ये है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? इस रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिरोरेखा। शिरोरेखा के ऊपर क्या होती है? एक बिंदी होती है, वो अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। अब अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? जिसके ऊपर, जिस शिरोरेखा के ऊपर क्या होती है बेटा? चांद बिंदी होती है। क्या होती है? चांद बिंदी। तब उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब अनुनासिक क्या है? जिसे बोलने में, जिनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों से क्या हो? वायु निकले, वो क्या है? अनुनासिक। बोलो, क्लियर हुआ? अनुस्वार क्या है? जिनके उच्चारण में सिर्फ वायु कहाँ से निकले? नाक से। और अनुनासिक क्या है? जिनके उच्चारण हम नाक और मुख दोनों से हो, वो क्या है? अनुनासिक है। तो इनके उच्चारण में वायु, इनके उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। नाक और मुख दोनों से निकलती है। विसर्ग को तो जानते हैं, विसर्ग क्या है? जिनमें दो बिंदी होती है, वो क्या है? विसर्ग है। इस विसर्ग में अब आगे इसके बारे में और बता देंगे कि ये क्या है। महाप्राण भी होता है, ठीक है, और एक कंठ से बोला जाता है विसर्ग का, तो वो अभी हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसमें हमने क्या क्या देखा था, देखेंगे कि हमने अभी स्वर को ही पढ़ा था। तो स्वर में क्या क्या पढ़ा था? स्वर में हमने पढ़ी एक क्या? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत। तो हर्ष स्वर को हमने दो भागों में किया था। एक कौन है? नहीं, ये स्वर हो गए थे ना, ठीक है। एक हर्ष और दीर्घ था। हर्ष में कौन कौन है? छोटा आ, ई, उ और ऋषि। दीर्घ में कौन कौन है? सात थे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, आओ। प्लुत में जिसे बहुत ज्यादा खींच दिया जाए। फिर उसके बाद था क्या? अयोगवाह, अंगाह। इसमें अनुस्वार था, जिसमें शिरो रेखा के ऊपर क्या होती है? एक बिंदी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु कहाँ से निकलती है? केवल नाक से निकलती है। और अनुनासिक में क्या है? जिसमें
इसमें क्या है, शिरोरेखा के ऊपर चांद बिंदी, इनके उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। उदाहरण में जैसे गांधी चांद, है ना। ठीक, ओके बेटा। आज लिख के लाई थी क्या मुख्य परीक्षा का? हमने बंद है क्या लिखना? अरे आंसर राइटिंग हमने मतलब लिखती हूँ पर यहाँ नहीं लिखे सर, हेडिंग तो कोई कौन चेक करेगा? आदेश सर चेक करते वो भी तो नहीं, आदेश सर देते हैं, ऐसे नहीं करते, उन्हें दे दो तो काफी दिनों बाद फिर देते हैं चेक करके। अभी उनका पेपर भी है, पेपर है ना, तो पेपर। अब देखें, अब इसके बाद हम लोग व्यंजन किसको शुरू करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण हमारा व्यंजन। और जब व्यंजन समझ लेंगे तभी व्यंजन संधि समझ में आएगी, और जब स्वर समझ लेंगे तो स्वर। जब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब स्वर संधि पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें सिर्फ आपका दिमाग कहाँ से छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटे बड़ू, ए आई ओ औ तक ही रहना चाहिए। और जब व्यंजन पढ़ते हैं तो फिर वहां पे आपको सारे स्पर्श आने चाहिए, अंतस्थ आने चाहिए, ऊष्म आने चाहिए। ठीक है, सारे व्यंजनों की जानकारी हो तो सारे व्यंजन हम अभी करेंगे और अच्छे से याद करते हुए करेंगे। ठीक है, चले अब इसके बाद डालें आप हेडिंग व्यंजन। क्योंकि जब आगे पढ़ाएंगे तो वो तो लिखे ही रहते हैं, और याद हो जाएंगे तो बहुत याद हो ही जाएंगे। ठीक है, याद करा दीजिए। अब इसमें देखेंगे व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं, इसमें कितनी होती हैं, पहले उनको देख लें। ठीक है, सबकी संख्याएं देख लें। व्यंजन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? 25 होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अब अगर शायद आपको ये 25 और 4 कितने हो गए? 29 और 4 33, ये हमारे क्या है? मूल व्यंजन है। इसके अलावा कुल व्यंजन की संख्या की जब हम बात करते थे तो फिर क्या हो जाएगा? चौथा ऊष्म व्यंजन के बाद क्या है? संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। ये भी 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं उनकी गिनती अभी हम दोबारा रिवीजन में लिखवा देंगे। आ जाओ बेटा। संयुक्त व्यंजन कितनी होती हैं? 4 होते हैं। 2 और होती हैं इसके साथ में, उत्क्षिप्त। क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है, अब हम कौन कौन होते हैं इसको देख लें, पहले छोटे रूप में फिर विस्तृत रूप में। देखिए, स्पर्श व्यंजन में हम पढ़ेंगे, इसमें वर्ग कितनी होती हैं? 5 वर्ग होते हैं। वर्ण की संख्या कितनी है? टोटल तो 25 है, लेकिन जो उसमें वर्ग बनेंगे वो कितने? 5 बनेंगे। तो हम का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, यानी कि मूलतः का से कहां तक? मां। ठीक है, अगर इसमें हलंत लग जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे? इसमें स्वर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आते हैं? या, रा, ला और वा। ऊष्म व्यंजन में कौन आती है? यही क्रम याद रखिएगा। सा। अगर जब तक ये क्रम नहीं याद रखेंगे तब तक आपको 2-4 बातें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगी। क्या कंफ्यूज करेंगी? जब आप इसको विसर्ग संधि पढ़ेंगे तब सा वाला नियम नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये सा जो है, ठीक है, तो इस संयम वाला सा क्या है? कंठ है कि तालु है कि मूर्धा है कि ओष्ठ, कहाँ से इसका जो उच्चारण होता है, तो ये कंफ्यूज होगा। ठीक है, इसलिए यही क्रम अभी हम बार बार कह रहे हैं कि कौन सा? जी, संयम वाला सा और षटकोण वाला और सपेरा वाला, यही क्रम रहेगा। ठीक है, यार अलावा संयुक्त व्यंजन में क्या है? छा, त्रा और क्या, और क्या है? ये श्रमिक वाला। ठीक है, उत्क्षिप्त में डा। अब इनमें क्या लगी होगी? नीचे बिंदी लगी होगी,
इनका प्रयोग कुछ मुख्यतः शब्दों के लिए, जैसे सड़क है ना, तो सड़क में अगर हम यहाँ पर देखें कि आए हुए शब्द हैं जो बाहर से आ गए हैं, जो इंग्लिश में और हिंदी में सब प्रकार से, अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे हम तो जी क्या सड़क हो गया, और इसे सड़क बनाने के लिए ये करी अब बनेगा इसका अर्थ अब ये सड़क होगी। तो ऐसे जो हिंदी में नहीं है लेकिन कहीं से आए हैं और लेकिन वो एक शब्द के अर्थ को पूर्ण करें, इनके बिना पूर्ण नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए उनका प्रयोग बहुत अच्छे से अब होने लगा। तो हिंदी में किए जाते इसलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। इतना क्लियर। तो देखें स्पर्श व्यंजन का से मातक, अंतस्थ व्यंजन या अलावा, ऊष्म व्यंजन चार होते हैं सा 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 और हा, संयुक्त व्यंजन छा त्रा ज्ञा और स्रा, उच्छिष्ट व्यंजन में डा और ढा, इसको यही बोलेंगे। अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे अच्छे से, स्पर्श व्यंजन को, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में हम बता देंगे कहाँ पर अंतस्थ भी है, कहाँ पर आपके ऊष्म है, कहाँ पर संयुक्त है, कहाँ पर उच्छिष्ट है। तो इस में ही पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहाँ तक, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, ठीक है। अब चले तो इसकी संख्या 25 है, इसको लिखा रहने दे। स्पर्श व्यंजन में ही सब कुछ हम क्या करेंगे, सीखेंगे। पहले बेटा एक सारणी बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, पहले उसमें वर्ग होंगे, क्या होंगे, वर्ग, पहले वर्ग लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ण, है ना, फिर उसके बाद संयुक्त वर्ण कौन कौन है उसमें, ठीक है, उसको करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जब वर्ण नाम हो जाएगा, फिर वर्ण व्यंजन वर्ण, क्या हो जाएगा, वर्ण नाम फिर व्यंजन वर्ण, ठीक है। संख्या की कोई जरूरत नहीं है। देखिए वर्ग, वर्ग का मतलब ताकि एक थ्योरी हो जाए, याद रहे, जैसे का वर्ग, पहले कौन सा वर्ग पढ़ेंगे बेटा, का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, पा वर्ग, ये तो आपके वर्ग। अब वर्ण, वर्ण यानी कहाँ से उच्चारण करते हैं, तो इसका कहाँ से होता है, का वर्ग का कंठ, फिर क्या है, तालु, मूर्धा, इसके उपरांत दंत, फिर ओष्ठ। यहां से आप क्या करते हैं, सारी देवनागरी लिपि को बोलते, ठीक है। कंठ से कौन कौन बोलेंगे, कावर्ग, कावर्ग इसलिए लिख दिया कि अगर ऐसे नहीं तो अब याद रहेगा ना कि 5 ही बोलना आता है ना आपको, वर्णमाला काखा गाघा, उसके बाद अंगा, ठीक है। तो उसे इसीलिए अब जब बोलेंगे तभी, ये भी महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए हिंदी। तो इसमें कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण, का, खा, ठीक है, गा, घा और अंगा, अंगा। अब इसमें देखिए हलंत भी आपको लगी मिल जाएगी, हलंत लगी तो इसका मतलब ये क्या है, अभी इनमें स्वर नहीं है, स्वर रहित हैं, क्या है, स्वर रहित। तो इसलिए सब कहीं अगर हलंत भी नहीं लगाते तो समझ जाइएगा कि अभी ये क्या है, सिर्फ अपने आप में एक स्वर रहित हैं, कोई ऐसा इनका अर्थ नहीं होगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, रा। देखो इनमें नहीं ना, बिंदी तो नहीं लगाएंगे, अगर लगा देंगे तो ये क्या पहुंच जाएंगे, कहाँ, उच्छिष्ट में, है ना, उच्छिष्ट में पहुंच जाएंगे। दंत में कौन कौन होंगे, ता वर्ग वाले, तो इसलिए वर्ग याद करे रहेंगे, का, चा, टा, ता, पा, तो वो याद बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है। इतने पहले अपने दिमाग में अच्छे से बिठाने की कोशिश करो।
इसमें वर्ग की जो संख्या होती है उसको भी हम कर सकते हैं कि ये पहला हमारा होता है ना, जो वर्ण होते हैं। तो ये पहला वर्ग है, ये दूसरा, तीसरा वर्ण, ये चौथा, और ये क्या होता है पांचवा। ऐसे ये पूरी लाइन क्या होगी, जैसे कभी अभी जैसे आगे बताएंगे तो उसमें लिखवा देंगे हम का वर्ग के पहले वर्ण। तो ये पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा। इतना हो गया। अब कुछ और हमने कहे थे कि हम इसी के साथ में क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ को भी देखेंगे कहाँ पर होते हैं और ऊष्म को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब आपको का वर्ग यानी कंठ और इसको ओष्ठ को छोड़ देना है। अब शुरू कहाँ से करना है, यहां से। तो पहले कौन सा, या, रा और ला। ठीक है, अब पूछ ले कोई आपसे या तो कहां से बोला जाता है, तालु। रा मूर्धा, ला दंत, वहीं से शुरू करना है बस, तीन। अब कहेंगे यार वाह कहाँ गया, तो वो दंत और ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए वो दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर जो बोला जाएगा वो कौन होगा, वाह। वाह, वाह ओंठ भी कार्य कर रहा है। ठीक है, वाह। और वो जो है हमारी जीभ जो है टच भी हल्का सा करके चली जाएगी। अब बा बोल देंगे तो बाद अलग है, तो बा अलग हो जाएगा। बा तो सिर्फ ओंठ से, बा। वाह के लिए फिर आपको अलग एक करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग मिस्टेक करते हैं बोलने में। वाह, वाह, वाह। अरे जी नीचे ही थोड़ा सा जीभ होगी, अब ऐसे नहीं कि दांत को बिल्कुल रगड़ दे, फिर वो दंत ही हो जाएगा। ठीक है, दांत से थोड़ी जीभ दांत में लगे बोलो, जैसे ता, ता बोलो, ता, अच्छी खासी जीभ लग जाएगी। अब कमर नहीं लगानी नहीं है, जबरदस्ती कर जाओ, अकड़ लो जीभ को, ता था दा वो लग रही ना। ठीक है, चले। अब इसके बाद इन तीन को देख लिया हमने। अब इसके बाद हमने कहा तक क्रम याद रखना, शा, शा और सा, एक क्रम के। अब पूछेंगे हा कहाँ है, तो बेटा हा यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होते हैं, विसर्ग भी होता है। ठीक है, आहा और हा यहाँ होती है, इसमें कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, इनको आप लोग इतना लिख लें, फिर उसके बाद इसको अभी लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब इसमें विपरीत समृद्ध, अर्ध विपरीत, अर्ध समृद्ध वो करवा देंगे। ठीक है, अभी करवाएंगे पहले और देख लें, इसको लिखा रहने दें, क्योंकि बहुत कुछ हो जाएगा तो फिर इतना दिमाग में बस इतना ही होना है इसमें। इसको याद, इसको इतना अच्छे से बार बार देखना है ये दिमाग में, क्योंकि ये आती हुई चीजें हमेशा पढ़े हैं पहले छोटे में, बीच में इसको जो पढ़ा रहे होंगे बच्चों को तो वो अपडेट होंगे, नहीं तो अभी हो जाएंगे। इसी से हम लोग जब आगे के आप लोग जो भी पढ़ेंगे या कभी पढ़ाएंगे, ठीक है, किसी को, तो अगर आपको इतना कंप्लीट है तभी आप उन्हें संधि या कुछ और कुछ भी जो है हिंदी से संबंधित उन्हें पढ़ा पाएंगे। मुख्यतः संधि में बहुत अच्छा प्रयोग होता है, इसलिए बार बार उसी का जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें और क्या देखना है, और डालेंगे बेटा हम अल्प प्राण। क्या डालेंगे, अल्प प्राण। परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बोलकर समझेंगे, जिसे बोलने में कम प्राण लगे, है ना, कम हवा निकले, वो क्या है, अल्प प्राण। अब इसमें एक ट्रिक लिखना है, इसमें कौन कौन, पहला, तीसरा और पांचवा 135 नंबर के वर्ण होते हैं। मतलब पहला का, चा, टा, ता, पा, ये क्या है, अल्प प्राण है। फिर तीसरा गा, जा, डा, दा, बा, ये क्या है, अल्प प्राण है। पांचवा इया, इया जे हो गया अंगा, ठीक है, और इया इया वर्णम, ये पांचों क्या होंगे आपके अल्प प्राण। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं। पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। तो फिर महाप्राण क्या कहलाएंगे, जो रह गई है शेष वो क्या कहलाएंगे, महाप्राण। तो दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा बेटा, महाप्राण। ठीक है, अघोष लिख लें। अघोष में कौन है, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा आपका, अघोष कहलाएगा। और सघोष क्या है, सघोष है आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा।
यहाँ पर अब स्वर की बात। सगोष्ण में भी तीसरा और पांचवा आया होगा। हाँ बेटा, हाँ, यही तो प्रश्न बनेंगे। तो फिर पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा अगर उसमें पूछ लिया, जैसे हम देखो एक प्रश्न दें आपको, धा, ठीक है, अब हमने दिया धा, आपको धा पूछ लिया सब कुछ कि धा क्या है, ठीक है। तो अब इसमें देख रहे हैं जो चौथे नंबर पे है ना धा हमारा, तो धा क्या क्या है, महाप्राण भी है और सघोष भी है। अब उसने चार, या फिर प्रश्न कैसे पूछा, अब प्रश्न देखें, निम्न में, प्रश्न देखें, निम्न में महाप्राण, ठीक है, कौन कौन, महाप्राण और अघोष कौन कौन है, ठीक है। अब ये है प्रश्न, आपके विकल्प, आपके सामने विकल्प होंगे, ठीक है। तो कौन कौन होंगे, एक तो होगा का, ठीक है, ता, ये बी नंबर कर दें इसको, क्या हो जाएगा ता, और सी नंबर क्या कर देंगे, सी नंबर कर देंगे था, और डी नंबर का कर देंगे माँ, क्या कर देंगे माँ। बताओ इसमें कौन कौन, क्या क्या पूछा, महाप्राण और अघोष। महाप्राण कौन होते, दूसरे चौथे, अघोष कौन होता, पहला दूसरा, यानी हमें दूसरे नंबर का देखना है, कोई मिलता हो। दूसरे नंबर पे क्या है, था है, था क्या है, यानी दूसरा नंबर जो होता है वो क्या क्या होता है बेटा, महाप्राण और अघोष। उसे इतनी कठिनाई से नहीं समझना, कठिनाई से समझेंगे वो समझ में नहीं आएगा, उसे समझना कैसे, ये इतना पता चलेगा कि था नंबर विकल्प है, ठीक है। ये तो हमारा प्रश्न था, इसे समझना कैसे, अल्प प्राण जो होते हैं वो पहले, तीसरे और पांचवें होते हैं। अल्प प्राण कौन होते हैं, पहले, तीसरे और पांचवें। महाप्राण 24, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24, बोलो, महाप्राण 24, अल्प प्राण 135। अब इसमें अघोष, ये क्या होते हैं, शुरू के अघोष, और ये क्या होते हैं, सघोष, ठीक है। और पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण, दूसरा चौथा क्या होता है, महाप्राण। अरे बेटा एक नंबर की बात है, छोटा बड़ा अगर लिख भी लेंगे 2 सेकंड में, वहां पर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, तो एक प्रश्न कहीं गलत नहीं होगा ना। लिखना क्या है, काका गागा अंगा चाचा जाजाइया टाटा डाटा ना ताता दादा ना पापा बाबा माँ, रख लिया। इससे अगर 2-3 और प्रश्न हुए, संधिश के प्रश्न हुए, या इसी के 2-3 प्रश्न आ गए अगर वर्णमाला के, तो वो तो हर बार सही करोगे ना। अरे फ्री बैठ के आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचे तो कुछ नहीं है तो कहीं लिख लिए, अगर नहीं लिखा तो कॉपी में लिख लिया जो मिलेगी अपनी किताब, उसी में एक प्रश्न पत्र में लिख लिया थोड़ा सा, ताकि आपको फिर पूरा फोकस ना करना पड़े। इतने में हो जाएगा ना, इतने में हो जाएगा। आप प्रश्न बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकता है, कहीं और से गलत आना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हमने पढ़े, ये हमारा स्पर्श व्यंजन था। इस स्पर्श व्यंजन में हमने पढ़े कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, यानी का, चा, टा, ता, पा, ये वर्ग पढ़े। अब इसी में जो व्यंजन वर्ण थे, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टाटा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, दा, ना, पा, पा, बा, भा, मा। अब इसके बाद ये क्या हो गया, इसमें यारा ला, 20 से ही शुरू करना है पहले, और लास्ट का छोड़ देना, शा, सा, सा। जिग भर दिमाग में बिठाएं कि ये क्रम रहता है, और जब यही क्रम रहेगा कि हाँ सबसे ऊपर संयम वाला सा है, तो फिर गलत नहीं होगा कि कौन सा सा कहाँ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको तालु से बोलना है। अब इसमें अल्प प्राण 135, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण जिसे बोलने में अधिक वायु लगे, ठीक है, दूसरा और चौथा। अघोष, जो शुरुआत के 2 वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। सघोष वर्ण, तीसरा, चौथा, और पांचवा जो होता है वो क्या होता है, सघोष वर्ण। अभी इसका हम बहुत बार जिक्र करेंगे, बहुत बार जिक्र करेंगे, और इसको बिल्कुल रटवा देंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो, अभी तो सिर्फ ये स्टार्टिंग है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा अगर वो करोगे तो फिर क्लास का पूरा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा ना। इसलिए क्योंकि इसका जिक्र बार बार भी ना होगा तो लास्ट के 10 मिनट तो कर ही देंगे, ठीक। इसलिए सिर्फ अभी बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अब जिस स्वर की बात कर दी हमने, यहाँ पर विव्रत और अर्ध विव्रत,
पहले इसको क्या, इसको लिख लेंगे, अभी इनके बारे में लिख ले रहे हैं। पहले इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं, थोड़ा सा साफ भी दिखता रहे। इसमें स्वर की बात हो गई है फिर से, बस यही के साथ फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक में। स्वर की बात हो गई है तो स्वर लिख दें यहाँ पे, छोटा बड़ा ई बड़ी बड़ा ए आए ओ आ। इन्हीं में से कुछ ना कुछ जो समृद्ध स्वर होते हैं, कुछ अर्ध समृद्ध होते हैं, कुछ विव्रत होते हैं, कुछ अर्ध विव्रत है। क्या समृद्ध, जैसे ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में क्या है, उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं, ई बड़ी ई उ ये है, ये क्या होती है, समृद्ध, जिनके उच्चारण में क्या है, मुख बिल्कुल कम खुले, जिनके उच्चारण में मुख बिल्कुल कम खुले, जिनके उच्चारण में मुख कम खुले, कौन कौन होते हैं, ई बड़ी ई उ बड़ा उ और ऋषि। ठीक है, अब अर्ध समृद्ध, समृद्ध से थोड़ा अधिक खुल जाए। ठीक है, समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुले, समृद्ध स्वर से थोड़ा आ जाओ थोड़ा अधिक मुख खुले, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा अर्ध समृद्ध स्वर। जैसे ए और ओ, ए ओ, ये क्या कहलाएगा, अर्ध समृद्ध। थोड़ा सा क्या कर दोगे, इससे अधिक खोल दोगे। ठीक है, कम मुख खुले वो कौन है, समृद्ध, समृद्ध से थोड़ा अधिक खुल जाए वो कौन है, अर्ध समृद्ध। ए ओ, हाँ देखना, ई उ नहीं, उ है उ बड़ा उ। ठीक है, ऐसे नहीं बोले, बड़ा उ तो हम लोग सीखे हैं ना, उ सिर्फ उसकी ध्वनि से परिवर्तन करने से ही वो जो है लिपि स्पष्ट हो जाती है। तो अर्ध सम ए ओ थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ओ नहीं अच्छे से आएगा। अब पूरा खोल दो, ओ चिल्लाए अपन, चाहे जितना कर दे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब लिखे विव्रत, जिन स्वर के उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, जिनके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। बताओ किसमें खुलेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विव्रत। ठीक, हाँ सही है, ठीक है। अब अर्ध विव्रत की तुलना में थोड़ा कम खोलना है। ठीक है, अब जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे। ठीक, ऐसे वही चीज समस्या है कि जब कोई अच्छी चीज पढ़ने का या पढ़ाने का समय होता है तो फिर उसमें सबको एक साथ आना चाहिए, होना चाहिए, है ना। तो संख्या भी है देखो, तब फिर सबके लिए वो होती है, क्योंकि ये आप अगर इससे भी आप चाहे PCS के एग्जाम दें या UPSC का दें या फिर कोई और भी एग्जाम दें, तो वहाँ पर जहाँ पर हिंदी है तो वो हिंदी आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी स्टार्टिंग ही यहीं से है। और अगर यही कॉन्सेप्ट है तो फिर आगे की बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि फिर आपके लिए भी सरलता हो जाएगी, है तो सरल, लेकिन वो क्या है कि एक बार, दो बार, 5 बार पढ़ के निकल गए तो वो भी निकल ही जाते हैं, है ना। और इसका बार बार अभी क्या होगा, जब रिवीजन, जैसे आज से जितने लोग हैं 4-5 जितने 10, ठीक है, तो जितने लोग हैं तो
वो लोग क्या करेंगे, वो बराबर इसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और जब रिवीजन करेंगे तो फिर उनके लिए वो सरल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा हमारा, अर्धविवृत। तो अर्धविवृत में क्या है, इसकी परिभाषा ये होगी कि विवृत से थोड़ा कम खुलता है। क्या होता है, विवृत से थोड़ा कम खुलता है। कुछ बच्चे तो कंफ्यूज ही हो गए हैं ना, विवृत से थोड़ा कम खुलता है, इस कारण से नहीं आया। मांग रहे थे पनीर ने खिचड़ी थी। चलो देखो कौन कौन है, आ और ए आओ। इसमें विवृत में ए और ओ था, अरे सॉरी ए था, इसको कर लेना, ठीक है। आई है, आई और ओ यानी कि ये जो होते हैं हमारे प्रयोग, ये वृद्धि संधि में होते हैं। किसमें होते हैं, वृद्धि संधि। और जो ए और ओ है वो गुण संधि के हैं, ठीक है। तो जो आपका अर्ध समृद्ध होता है उसमें गुण संधि भी प्रकट होती है, ये है। तो अब इतना हो गया, यही एक ऐसा है, ठीक है, जिसमें समृद्ध स्वर क्या होते हैं, समृद्ध स्वर जिन्हें मुख्य क्या होता है, बिल्कुल कम खुलता है, ठीक है। कौन कौन होते हैं, ई, बड़ी ई, उ, ठीक। और उसके बाद अर्ध समृद्ध जो थोड़ा देर खुले, ए ओ, ओ। अब इसके बाद विवृत जिसमें मुख बहुत अधिक खुलता है, तो वो कौन है, बड़ा आ, ठीक है। और छोटा आ में कौन कौन है जी, ये तीनों क्या है हमारे अर्ध विवृत, ठीक है। तो एक बार हम लोग देखें सब पूरा, अब बस इसमें यहीं पर करेंगे इसको। अब इसमें क्या था हमारे, सबसे पहले क्या थे, जो वर्णमाला थी, वर्णमाला में हमने देखा इसके दो प्रकार है ना, कौन कौन थे, एक स्वर था और एक क्या था, व्यंजन था। स्वर और व्यंजन, ऐसे बैठ जाओ, अगर इस डिस्टर्ब कर रहा हो तो यहाँ बैठ जाओ। और का, अरे समान और का जॉब लग जाएगी बगल में, अगर शायद नहीं फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, वहां से दिखता भी नहीं है ना, ये फर्क पड़ता है। देखो स्वर, अब स्वर में कौन कौन है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हम ह्रस्व और दीर्घ को देखें। ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं, सेवन बताओ, कौन कौन होते हैं ह्रस्व स्वर, छोटा, हाँ, छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ और ऋषि। दीर्घ में 7 होती है, ये कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, 4, और दीर्घ कितने होते हैं, 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, छोटा आ, छोटा ई और छोटा उ और ऋषि, ये क्या हो जाएंगे हमारे, ह्रस्व हो जाएंगे। ह्रस्व यानी जिन्हें बोलने में बिल्कुल कम समय लगे, और दीर्घ क्या है, जिन्हें बोलने में थोड़ा ह्रस्व से अधिक समय लगे। कौन कौन है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। व्यंजन में हमने देखी स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी, 25, अंतस्थ 4। कौन कौन है अंतस्थ, यारा, कौन है, यारा लावा। अंतस्थ कौन है, यारा लावा। और ऊस में ऐसे जिनमें रगड़ उत्पन्न होती है, शा, सा, शा, हा, जो रगड़ वाले हैं, एकदम रगड़ के साथ, गर्माहट के साथ, और गरम गरम हवा निकलेगी, ठीक है। तो वो हो गए कौन, ऊस में तो वैसे भी ऊस में यानी गरम, ठीक है। उसके बाद क्या है, संयुक्त छात्राज्ञा और श्रमिक बाल श्राद्ध, ठीक है। छात्राज्ञा और श्राद्ध जो है 4 होते हैं, इसमें संयुक्त 2 हमने उच्छिष्ट पढ़े, ठीक है, टा और धा, उनके नीचे क्या होगी, बिंदी होगी। आयोग बहा पढ़े हमने, आयोग बहा में क्या था बेटा, आयोग बहा में अंग और आहा था। तो जो आयोग बहा का पहला था अंग वाला, तो इसमें जो शिरोरेखा के ऊपर जो होते हैं वो क्या है, अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार। जो चांद बिंदी है वो क्या है, अनुनासिक, क्या है, अनुनासिक। आप थोड़ा सा देर हो गई थी, ठीक है, इसलिए ये अनुस्वार और अनुनासिक निकल गए थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, विसर्ग था उसमें, ठीक है। तो विसर्ग में क्या है, 2 बिंदी होती हैं, वो क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं। हा का इसमें उच्चारण आता है, ठीक, यही होता था ना, स्वाहा, ठीक है, आहा। चलो अब हो गया। अब हम लोग
इसको आप लोग रिवीजन करेंगे। अब शुरुआत करते हैं संधि की। किसकी? संधि की। ओके, क्योंकि ये जरूरी था। और संधि आपको अब तीनों संधियों के साथ अच्छे से समझेंगे, और इतने अच्छे से समझेंगे कि अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको संधि बार बार पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तब तो और अच्छे समझ में आएगा। कोई हम ऐसे जान अब हमें आता ही नहीं। लो, अब डालें ज्वाइंट संधि। हिंदी की किताबों में भी इंग्लिश लिख के आने लगी ना। ठीक है, संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना या मेल, है ना। ठीक है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल लिखना शुरू करेंगे अच्छे से, और समझेंगे भी संधि को बहुत अच्छे से। इसकी परिभाषा को भी हम लोग एक बार पढ़ देंगे, लिख देंगे। क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार मतलब क्या होता है बेटा? परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। जो विकार, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ओके, अब कैसे? दो निकटवर्ती वर्ण, वर्ण तो समझ गए ना। वर्ण यानी कि उसमें स्वर होगा या व्यंजन होगा। ठीक है, स्वर होगा तो वहां पर मात्रा प्रमुख होंगी। क्या होंगी? मात्रा। जैसे आपको यहां पर देखेंगे, विद्या प्लस, नहीं यार अभी आप हैं विद्यालय में। ठीक है, हाँ विद्यार्थी भी है ना, वो भी कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? विद्यालय। लेकिन इसमें अब हमें देखना क्या है? दो निकटवर्ती वर्ण, वर्ण यानी अक्षर थे। अब यहाँ पर क्या है? दो निकटवर्ती वर्ण। इसमें देखना, घा नहीं देखना है, विद्या, घा नहीं, आ। क्या है? आ। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला निकट, एक ए है और ये निकटवर्ती वर्णों से ही जो होगा परिवर्तन, वही तो संधि है। और इसका भी क्या लेना? ए है। पूरी संधि में यही लेना है, यहाँ से कुछ नहीं होगा। जो यहाँ पर जो निकटवर्ती वर्ण होंगे, ठीक है, उसी से ये विच्छेद कर दिया हमने। इसको हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। अलग करना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे आपने एक और कोई और उदाहरण भी दे। और उदाहरण क्या था? विद्यार्थी, और ये तो हो गया विद्यालय। और दे, ठीक है, ऐसा देना जिसकी संधि बनती हो। हाँ, सूर्य प्लस उदय। ठीक है, तो उसमें आ और उ है। ठीक है, तो सूर्य प्लस उदय क्या हो गया? तो उसका कौन सा लिया हमने? जो सूर्य में या में था। ठीक है, जैसे रमेश, तो रमेश, ये रमेश लिखा है बेटा। ठीक है, ये गुण संधि है, जिसमें एक मात्रा, वो गुण संधि अभी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब विच्छेद करोगे तो क्या होगा? रमा प्लस ईश। तो अब रमा, इसमें बड़ा आ है और इसमें बड़ी ई है, और इससे क्या बन गया? इससे ए बना। क्या बना? ए। तो जी निकटवर्ती वर्ण तो यही है ना। कौन कौन आ गया? इससे आ और इससे ई, और इससे क्या परिवर्तन हो गया? इससे ए बन गया, ए। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, देखो दो निकटवर्ती वर्ण, इनसे, इनके मिलने से एक परिवर्तन होकर क्या बन गया जी? ए बन गया। यही तो संधि है। ठीक है, अभी और आएगा। ठीक है, ये उदाहरण के रूप में आप लिख लें ताकि समझ में आए कि निकटवर्ती वर्ण मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं जो यहाँ पर है।
हम इनकी बात कर रहे हैं निकटवर्ती गण। ठीक है, अब संधि के प्रकार। हिंदी पढ़ ली? आज संधि समझ लेना। संधि हमसे नहीं पढ़ी ना, हमारे नाम सर से पढ़ी है? हमारे नाम सर से। हाँ तो बस तो अच्छी बात है, एक और नए तरीके से पढ़े। वो भी अच्छा है, हाँ, पढ़ाते सब अच्छा है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ना पड़ता है लेकिन कुछ क्लास में जिनमें हम इंटरेस्टेड बने रहे, है ना, फिर उनकी बात ही अलग होती है। क्या है कि फिर चीज़ें बहुत जल्दी आती भी है दिमाग में, और जहाँ पर थोड़ा सा बोर या नर्वस हुए तो फिर आती हुई चीज़ें भी ना बाउंस करने लगती हैं। बस ये जैसे सबके पढ़ाने के एक अलग अलग अंदाज होता है, उनका जैसे कहा कि अंदाज है तो वो एकदम पकड़ के रखते हैं साथ में। हाँ चलें, तो अब देखें इसके साथ हम संधि के प्रकार देखेंगे बेटा। ठीक है, तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? 3। तीनों को हम इतने में ही पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको विस्तृत देखेंगे। सबसे पहले कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि। अब स्वर संधि को हमने जैसे ही बोला आपके दिमाग में आया, स्वर छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इसी ए आई ओ औ आओ, ठीक है, अंगा नहीं, ठीक है। और व्यंजन में तुरंत हम कहाँ पहुंचेंगे? का का गा गंगा चाचा जाजा इंगिया टाटा डाढ़ा ना ताता दादा ना पापा बाबा माँ यारा लावा शा शा शा। ठीक है, बस इतने में हो जाएगा व्यंजन आपका। ठीक है, तो व्यंजन संधि में आप कहाँ पर घूमेंगे? व्यंजन में घूमेंगे। ठीक है, अब विसर्ग तो आपको पता ही है, अयोग बाय का ही एक भाग था विसर्ग। ठीक है, तो वहां पर विसर्ग रहेगा। तो स्वर संधि, ठीक है, इसके भी क्या है, जिसमें स्वरों के मेल से जो विकार हो, जब स्वर मिलते हैं, स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो, वो क्या कहलाते हैं? स्वर संधि। अभी नहीं करना, अभी तो जब इसको अलग से लिखवाएंगे तब इसको लिख लेंगे। ठीक है, व्यंजन, जब स्वर या व्यंजन के मिलने से जो व्यंजनों में परिवर्तन हो, वो क्या है? व्यंजन संधि। विसर्ग के मिलने से जो परिवर्तन हो, वो क्या है? विसर्ग संधि। यही है। ठीक है, तो अब इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि। तो स्वर संधि के प्रकार, क्योंकि ये बहुत जल्दी भूलते भी हैं, तो कितने प्रकार की होती है स्वर संधि? 5। फिर इसको पूरा विस्तृत लिखते जाएंगे। अभी से इसको प्रकार में देखें कौन कौन है, बताएं बेटा 5 प्रकार। बताओ स्वर संधि के प्रकार। एक दीर्घ है, हाँ, गुण है। अब इसको इसी क्रम से याद करना है, अभी तक जैसे किए हो आगे पीछे, लेकिन अब जो क्रम लिखवाएंगे उसी क्रम से लिखोगे, उसी क्रम से याद करोगे, तब इस बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कोई फोर्स नहीं है, आप तो कह दो नहीं हमें तो पहले दीर्घ करना फिर अयादी करना, आप कर लें, आपको बच्चे से समझ लें, लेकिन अगर इस क्रम से करेंगे तो शायद बहुत अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये हम खुद का बनाए हुए कुछ नियम है, इसलिए मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो शायद जल्दी समझ में आ जाए, नहीं आए तो फिर अपने तरीके तो हैं ही। तो पहला क्या है बेटा? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि के बाद गुण स्वर संधि। तीसरा क्या हो जाएगा? वृद्धि। चौथा यण। फिर क्या हो जाएगी? अयादी। ठीक है, इनके नाम याद करो पहले। दीर्घ स्वर संधि। अब इसी में पहले
अपना वो रख लें तरीका, या जिसे कहते हैं ट्रिक। कैसे? दीर्घ स्वर संधि जहाँ पे सबको दीर्घ हो जाए। अभी दीर्घ पढ़ के आए थे ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, आई, ओ, आओ, सब कुछ बड़ा हो जाए, सब कुछ दीर्घ हो जाए। दीर्घ यानी बड़े, है ना? तो सब कुछ बड़ा हो जाएगा, वो कौन सी संधि? दीर्घ संधि। गुण संधि जहाँ पे एक मात्रा मिले, चाहे वो एक ही मात्रा हो और चाहे ओ की मात्रा हो, तो आपकी कौन सी संधि? गुण। जैसे हमने कहा था रमेश में कौन सी संधि? अब बोलना गुण। महोदय में कौन सी संधि? गुण संधि। ठीक है। विसर्ग में कुछ एक वहां पर ध्यान करना पड़ेगा, इसमें जब तोड़ेंगे तो वहां पर उदय आ जाएगा, लेकिन एक अभी मात्रा के लिए पर्याप्त समझने के लिए जब हम विसर्ग बताएंगे तब दोनों का कंफ्यूजन अलग अलग कर देंगे, तो वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी तो एक मात्रा गुण संधि, सब कुछ बड़ा हो, विद्यालय, ठीक है, और विद्यार्थी, ठीक। तो इस प्रकार से जो भी कुछ बड़ा आएगा, अभ्युदय, ठीक है, तो वो सब क्या कहलाएगा? आपका दीर्घ संधि। वृद्धि में वृद्धि हो गई, वृद्धि किसकी हो गई? मात्राओं की वृद्धि। यहाँ पे ऐसे मिले, जैसे सदियों, ठीक है, तुरंत लगाना उसमें कौन सी संधि? वृद्धि। यण संधि जिसमें या और वा के पहले आधा अक्षर, जिसमें या और वा के पहले आधा अक्षर, जैसे प्रत्येक ऐसे लिखा रहता है ना, प्रत्येक, ठीक है, इत्यादि, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा तो वो कौन सी संधि? या। अयादि की भी एक पहचान होती है, इसमें बीच में वा और या आता है। क्या आता है? वा और या। जैसे पवन, पावन, नयन, नायन, बीच में क्या आएगा? बीच में या तो या आएगा, बीच में मतलब जैसे शब्द बनाएंगे, जैसे पवन, ठीक है, पावन, ये तो एक ही हो गया, नयन, ठीक है, नायन, इस प्रकार के शब्द क्या होंगे? एक अमूलता आपको हल्की सी हिंट देने के लिए। किसमें? फिर उसको फिर चादर बनेगा नहीं। चादर को जब चादर जो है आपकी अयादि संधि नहीं होगी, उसमें जो बदलेगा तो वो आय और आव में बदल रहा है। इसमें जो परिवर्तन होगा वो आय और आव में होगा, तो बीच में दार कैसे होगा? उसमें तो आद है ना। आप कह रहे चादर को अगर करेंगे, ठीक है, तो एक तो तोड़ने में दिक्कत, ठीक है, तो हम कह रहे कि चौ कर देंगे, ठीक है, फिर दर कर देंगे, तो वो तो एक तो नहीं आ रहा ना, उसमें उसके परिवर्तन से नहीं होगा। जैसे पवन कर रहे, प प्लस अन होगा, प प्लस अन, तो वो क्या हो जाएगा? अगर एक मात्रा है तो पवन और दो मात्रा हो गई तो पावन, उसको समझेंगे, ठीक है, इसीलिए वो नहीं होगा, इसीलिए हमने ये लिखवा दिया, इससे ये आपका होगा। इसके अलावा नहीं। आय, इसमें क्या होता है? आय और आओ, क्या होता है? आय और आओ, इसको या और वा करे रहना। अब देखो कैसे, अब देखो कभी भूलोगे नहीं। एक और इसमें दिखा दें, इसको गौर से देखना, इन दोनों संधियों को देख रहे हो ना, ठीक है। यण, या और ना, या इसको ना को थोड़ा सा लपेट दो, मोड़ दो, इसको वाह समझो। क्या समझो? आगे या और वाह। यार संधि में क्या होता है? बीच में या और वाह, उसके पहले आधा अक्षर रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब ऐसी आए, देखो यही लिखा, तुम्हें अलग से याद ही नहीं करना कुछ। तुमसे हमने पूछा अयादि संधि की का पहचान, तो तुम कहते हैं ना आए और आओ आ जाए, क्या परिवर्तन होगा? आए और आओ। यण पूछ ले कोई, तुम्हें रटना ही नहीं है, तुम हिंदी को सरल बनाओ। यहीं से देखो यार क्या हो जाता बीच में? या और इसको वाह, आए और आए, यही लिखे ना हमने, आए आए आओ आओ, यही पढ़ते रहे हो हमेशा से। उसको देख तो लेते एक बार कि यहीं पे छिपा है, यहीं छिपा है, तो फिर अलग से कुछ करना ही नहीं है। बोलो ठीक है? हैं? बस ठीक। अब हम लोग शुरू करेंगे कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि से, ठीक। चले, तो कुछ चीजें ऐसी पकड़ के चलना पड़ेगा। सब कितना पढ़ोगे उसको देखें। अयादि, अच्छा आए और आओ हो जाए, है ना, फिर तो वो जहाँ 2 4 5 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। क्या होता है? मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो वो क्या कहलाता है? संधि। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि,
गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। अगर इतना बड़ा बोलने में दिक्कत है तो सीधे कर लो बेटा, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादी, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादी, मकसद आना चाहिए बस, ठीक है। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादी। अब यहां पर हम सबसे पहले लिख देंगे स्वर। क्या लिखेंगे? स्वर। अब तो ये आते भी नहीं होंगे तो आने लगेंगे छोटा बड़ा। नहीं सर आते हैं। अब हम लोग कौन सी संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि की कौन सी संधि? दीर्घ संधि, ठीक है। तो स्वर संधि की परिभाषा भी आना चाहिए, स्वर संधि की परिभाषा भी तो आना चाहिए। तो क्या करेंगे स्वर संधि की परिभाषा के लिए? व्यंजन नहीं बोलना, स्वरों के बोलने से, स्वरों के मिलने से, स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? स्वर संधि होगी। तो अगर परिभाषा भी लिख लें इसकी, ठीक है, लिख लें, थोड़ा अच्छा भी लगने लगेगा ना, आपका नोट्स भी अच्छा लगने लगेगा और हमारा भी, ठीक है। तो स्वर संधि लिखें। स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है इसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। वो तो लिख ही लिए थे, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है बेटा? दीर्घ। दूसरा गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। चौथा यण संधि और 5वां अयादी। ये बार बार लिखने का मतलब आपको और अच्छे से याद हो जाए। तो पहली संधि डालेंगे हम सबसे पहले, दीर्घ स्वर संधि। इसमें ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व दीर्घ आ जाए तो सब कुछ का हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि छोटा छोटा मिलके भी बड़ा और बड़ा बड़ा मिलके भी बड़ा, ठीक है। तो ह्रस्व दीर्घ के बाद, तो ह्रस्व दीर्घ तो बताना नहीं पड़ेगा, क्यों? ह्रस्व दीर्घ पता है ना। ह्रस्व क्या है? छोटे वाले छोटा, छोटा ई, छोटा ऊ, और दीर्घ क्या? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ह्रस्व दीर्घ के बाद अगर ह्रस्व दीर्घ आ जाए तो वो सब कुछ क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। तो ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो वह दीर्घ में बदल जाते हैं। अब कितने बदलेंगे? आ को अगर आ से मिलाया तो क्या हो गया? आ क्या है? विव्रत, बोलना विव्रत वाला है ना। अब आ को अगर बड़ा आ से मिलाया तब भी ये क्या हो जाएगा? ठीक है। आ विव्रत वाला और विव्रत वाला आ मिलके क्या बन गया? आ। ई और ई मिलकर ई, ई और बड़ी ई मिलकर भी बड़ी ई, और बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर भी क्या हो जाएंगे? बड़ी ई। और मिलाओ ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा ऊ।
ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या हो जाएंगे बड़ा ऊ। ए आई में ना जाना, ठीक है, कहाँ नहीं जाना, ए आई वाओ में ना जाना है, तो बस वहीं तक हमें जहाँ तक रहना है वहीं पर आ ई ऊ ई, ठीक है, बस ऋषि ऋषि बड़ी ऋषि हो जाती है। क्योंकि हर्ष और दीर्घ में जब हम बात करते हैं तो हर्ष और दीर्घ में बेटा एक लिमिट है आ ई ऊ तक, है ना। तो इसमें क्या है, हर्ष और दीर्घ में सभी नहीं, आ ई ऊ और आ ई ऊ तक। अब इसमें आपको हम कोई सी भी, अब ये हो गई, ये तो अपने नियम है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे, आपको उदाहरण में दे देंगे, तो उदाहरण आप लोग करेंगे। जैसे धर्म प्लस अर्थ, ये यहाँ पे क्या है आ, और आ का हो जाएगा बड़ा। अब देखना, रुक जाओ, पहले आप जब तक लिख रहे हो तब तक हम बहुत सारे लिख दें, ठीक है। हाँ, इनको बनाना है। बनाओ। अब इनको कैसे बनाना है, क्या हो बनाना, देखो यहाँ पे आ है, आ और आ मिलके क्या हो जाएगा बड़ा। अब देखना इस तरफ जो है वही क्या हो जाएंगे, सब दीर्घ में बदलेंगे, और दीर्घ बदल के इसमें ऐड करना है बस। हाँ, और इसका आ करके इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा धनार्थी। इसका बड़ा आ इसी में बड़ा, भाई बड़ा है तो अभी बड़ा छोटा है, तब का हो जाएगा कुशासन। आलय का भी बड़ा इसमें हो जाएगा तो पुस्तकालय। इंद्र का भी, अब इसमें छोटा ई और छोटा ई मिलके क्या होना बड़ी, तो जे ई कै में बदल जाएगी बड़ी, तो जे मात्रा हटा के का लगा दोगे उसमें बड़ी, क्या हो जाएगा रविंद्र। लगाओ बेटा जल्दी से लिखो, हो गई कंप्लीट, बहुत से। तो क्या हो जाएगा ये धर्मार्थ, ठीक है। अब धनार्थी, ठीक है, क्या हो जाएगा धनार्थी। अब जी क्या हो जाएगा कुशासन। कौन सा लिख दिया कुशासन, कुछ है ना। हाँ, सफेदा वाला, मूर्धा वाला, योष्ट वाला, दंत वाला, कौन सा है, ये वाला सा कौन सा होता है, ये क्या है, ये तालु है, और ये क्या है मूर्धा है, और ये क्या है दंत। जो सांप वाला है ना, सांप की दांत होती है, ठीक है, तो सांप वाला समझ गए कि दंत वाला है, ठीक है। हाँ, अब देखो कुशासन, ये क्या हो जाएगा पुस्तकालय, और ये क्या हो जाता है बेटा रविंद्र, ठीक। अब कुछ भी आ जाए, अब उ वाले अगर करना है तो कर लें, ठीक है। गुरु प्लस उपदेश, इसको भर सही करके दिखा दो, इसको लिख के सही दिखाओ, हम देखेंगे सबका। हाँ, ग्रुप दे सही तो देखना है हमें कैसे, कैसे मात्रा लगाओ, लिख के दिखाओ। इन संधियों को बेटा आप लोग, अब जैसे हम लोग आज दीर्घ किए तो आप थोड़ी सी मेहनत करके कल दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि सबके उदाहरण और एक बार पढ़ के आना।
है ना। और व्यंजन तक भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि समझ में अगर आ जाएगा और पढ़कर आएंगे तो फिर उसे बहुत अच्छी समझ में भी आएगा और करेंगे भी। पीछे का रिवाइज और आगे का थोड़ा सा पढ़ने के लिए ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। दिखाओ बेटा, तो अब हमें दिखा दो और इसको, ठीक है। तो आप लोग कल क्या करेंगे, इसको जो है पढ़कर आएंगे, ठीक है, पढ़कर आएंगे और इसका पीछे का पूरा क्या करेंगे, जो आपके वर्णमाला हुई है वो रिवीजन करेंगे। और संधि, तो संधि में हमने दीर्घ स्वर संधि तक पढ़े हैं। दीर्घ स्वर संधि आपको पुस्तक से पढ़ के आना है और आगे का भी पढ़ के आना है। गुण भी पढ़ना है, वृद्धि भी पढ़ना है, यण भी पढ़ना है और अयादि भी पढ़ना है। और इसके बाद थोड़ा सा व्यंजन भी, क्योंकि कल हम पूरी संधि को विस्तृत करेंगे, ठीक, ओके, ठीक है। अब इसको आप लोग देखते जाएं, हाँ समझ जाओ, चलो देखो, ठीक। तो अब इस करने के बाद अब आप हमें दिखा दो कि आपने ग्रुप देश कैसे लिखा है, फिर आगे इसको देखेंगे।